इनकम फ्रॉम सैलरीज में हमारा परक्विजिट्स का टॉपिक खत्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक इन दिस, दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या है। एक फंड है जो कि क्रिएट किया जाता है जिसमें कुछ योगदान एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और कुछ योगदान एम्प्लॉय करता है विच इज नोन एज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और ये कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट इकट्ठा होता है वो भी इस फंड में गैदर होता जाता है। ठीक है जी। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, ये सब जब इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा होने के बाद जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, what is it? Accumulated balance. And what is accumulated balance? जमा हुआ, जो जमा हुआ अमाउंट होता है वो सब इकट्ठा होकर एम्प्लॉय को दे दिया जाता है उसके रिटायरमेंट पर या फिर उसकी डेथ पर। ठीक है जी, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। सो अगर हम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की बात करें, वी हैव 4 टाइप्स। We have 4 types of funds in Employees Provident Fund. The first one is Statutory Provident Fund. जिसको आप SPF भी कहेंगे. Then we have Recognized Provident Fund. Which is also known as RPF. Then we have Unrecognized Provident Fund. Which is also known as URPF. And lastly, we have Public Provident Fund. Which is also known as PPF. ओके जी। सो जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ये कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सेमी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने अपने कर्मचारियों का स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड खोलती हैं। लोकल अथॉरिटीज हो गई या फिर रेलवेज या फिर यूनिवर्सिटीज, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने अंडर काम कर रहे एम्प्लॉयज का स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ओपन करती हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में ओपन होता है जहां पर कर्मचारियों की जो संख्या है दैट इज मोर देन 20। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड खोलना अनिवार्य हो जाता है। सो अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा कि आप आरपीएफ खोलें अपने एम्प्लॉयज का, और आप भी कंट्रीब्यूशन करें और आपके एम्प्लॉयज भी कंट्रीब्यूशन करें उस फंड में।
ये स्कीम रिकॉग्नाइज्ड होती है, दिस फंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसको मान्यता प्राप्त होती है सीआईटी द्वारा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड है, इसके ऑपोजिट वी हैव अनरिकॉग्नाइज्ड, जिसको मान्यता प्राप्त नहीं होती। ऐसा फंड जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, not recognized by CIT. This fund is not recognized by CIT. And lastly we have Public Provident Fund. जरूरी नहीं है कि ये सैलरीड एम्प्लॉय ही खोले। एक सैलरीड एम्प्लॉय जो कि नौकरी पेशा आदमी है वो भी पीपीएफ खोल सकता है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है जिसका अपना बिजनेस है वो भी पीपीएफ खोल सकता है। देखिए पीपीएफ में और बाकी तीनों में ये अंतर है कि जो एसपीएफ, आरपीएफ या यूआरपीएफ है, ये तीनों सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज ही खोल सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि नौकरी पेशा है ये 3 अकाउंट्स वही खोल सकता है। लेकिन जो पीपीएफ है वो ना सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय खोल सकता है बल्कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति भी खोल सकता है। आपके फादर अगर बिजनेसमैन हैं वो भी पीपीएफ खोल सकते हैं, अगर आपके फादर या मदर डॉक्टर हैं तो वो भी पीपीएफ खोल सकते हैं। सो पीपीएफ में और बाकी अकाउंट्स में यही डिफरेंस है कि पीपीएफ कोई सा भी व्यक्ति खोल सकता है, लेकिन जो बाकी 3 अकाउंट्स हैं, बाकी 3 फंड्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी पेशा व्यक्ति ही खोल सकता है। यहाँ पर आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो कर सकते हैं दैट इज ₹500। 500 तक आप कम से कम सेविंग्स यहाँ पर कर सकते हो 1 साल में, और मैक्सिमम सेविंग्स आप कर सकते हो 1,50,000 पर एनम। देखिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। आपके फैमिली मेंबर्स में अगर कोई इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है, अब तक नहीं करी है, तो इस स्कीम को ज़रूर ऑप्ट करें बेटा, अपना पीपीएफ अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। आप लोगों को भी अगर पॉकेट मनी मिलती है तो आप अपनी पॉकेट मनी में से 500 रुपए तो स्पेयर कर ही सकते हैं। आप बैंक में, एसबीआई में, पीएनबी में या ऐसे और जो भी बैंक्स हैं जहाँ पे आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाने की फैसिलिटी मिल रखी है, आप उन बैंक्स में जाकर अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं जल्दी से जल्दी, और ट्राई करें कि वहाँ पर आप कम से कम 500 रुपए हर महीने, ये तो वैसे साल के हैं, 500 पर एनम है, लेकिन आप अगर हर महीने 500 रुपए स्पेयर कर सकते हैं और इस अकाउंट में सेविंग्स कर सकते हैं तो इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इस टाइम के पीपीएफ के ऊपर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दैट इज 7.9%। तो यहाँ पर आपको 15 ईयर्स के लिए सेविंग्स करनी है। 15 ईयर्स तक आप इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 15 ईयर्स तक आप इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो कुछ शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया, आपको इमरजेंसी केसेस हैं, आप पैसा निकलवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें से पैसा नहीं निकलवा सकते। यस ऑफ कोर्स निकलवा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि इसके ऊपर इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.9% कि 15 साल में आप ये देखें कि अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अपनी पॉकेट मनी में से इस अकाउंट में डालते रहें तो 15 साल बाद वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। कैन यू जस्ट इमेजिन? आप कैलकुलेट करके देखना किसी दिन। वी हैव दिस पीपीएफ कैलकुलेटर ऑन गूगल, तो गूगल में जाकर आप ये देखना कि अगर आप 500 रुपये 15 साल के लिए डालें प्रति वर्ष या फिर प्रति महीना, तो आप देखें कि इन 15 साल में आपका जो पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस है वो कितना हो जाएगा। चेक करना ज़रा एक बार।
सो आई हैव दिस पीपीएफ अकाउंट और मुझे ये सबसे अच्छा अकाउंट लगता है, सबसे अच्छा ऑप्शन है ये सेविंग्स का। तो ये आप लोगों के लिए एक एडवाइस है। मैं भी जब अपने डिप्लोमा कोर्स में थी उस टाइम पे मुझे भी मेरे सीनियर्स ने, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा जब तेरी पहली इनकम आनी शुरू होगी तूने सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेना है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई लेकिन मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। सो इट्स अ वेरी यूजफुल बेनिफिशियल अकाउंट, आप लोगों को खुलवाना चाहिए पीपीएफ। इट्स अ रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल। So we have these 4 employees provident funds: statutory provident fund, RPF, URPF and PPF. जो statutory provident fund है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल अथॉरिटीज, रेलवेज और जो यूनिवर्सिटीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मैंडेटरी है। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो एम्प्लॉयज के लिए होता है जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है वो 20 या 20 से ज़्यादा हो जाती है। और आरपीएफ को मान्यता प्राप्त होती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा। यूआरपीएफ जो है दैट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो सैलरीड या नॉन सैलरीड कोई सा भी व्यक्ति खोल सकता है। इसमें आपको कम से कम प्रति वर्ष जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान देना है दैट इज़ 500 एंड मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर 15 साल तक आप बैलेंस अपना जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी होती हैं जिसमें आप ये बैलेंस विड्रॉ कर पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस कि अब इनकम टैक्स में इन चारों को कैसे ट्रीट किया जाता है। ओके नितिश, जो एसपीएफ, आरपीएफ एंड यूआरपीएफ है वो एम्प्लॉयर हमारा नाम से खोलता है या हम खुद खोलते हैं? हाँ जी बेटा, ये एम्प्लॉयर के चैनल के थ्रू जाना पड़ता है आपको। एसपीएफ आरपीएफ जो है वो आपका एम्प्लॉयर खुलवाता है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जॉब करते हैं वो खुलवाता है। लेकिन जो पीपीएफ है वो आप खुद खोल सकते हैं। वो आप खुद किसी भी बैंक में जाकर, जहाँ पर पीपीएफ अकाउंट्स खुलते हैं, जो ऑथोराइज्ड बैंक्स हैं वहाँ पर जाकर आप अपना पीपीएफ खोल सकते हैं। ओके सो देखते हैं अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। हम एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे और आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। Here we have particulars: SPF, RPF, URPF and PPF. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। व्हाट ऑल डू वी हैव इन दिस? एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पहली चीज, दूसरी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, तीसरा एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो लंपसम मिलता है आपको एंड में, चौथा इंटरेस्ट। तो 4 चीजें हैं। तो एक एक करके इन सब का टैक्स ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। So first we have is employer's contribution. Employer's contribution, अगर हम एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात करें दैट मीन्स कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा ना योगदान में देता है यहाँ पर आपके बिहाफ पर। ठीक है जी। सो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपके फंड में तो इसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। दिस इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
SPF में एम्प्लॉयर आपके खाते में पैसा जमा करवा रहा है तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो एम्प्लॉयर की बात ही नहीं आती। एम्प्लॉयर डज नॉट मेक कंट्रीब्यूशन। ये तो आपका निजी खाता है, ये आपका निजी खाता है, यहां पर एम्प्लॉयर की बात ही नहीं आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स योर आरपीएफ। आरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर, आपका जो एम्प्लॉयर है वो 12% ऑफ आपकी सैलरी, आपकी सैलरी का 12%, अप टू 12%, 12 या 12 से कम अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर 12% से ज्यादा योगदान दे रहा है तो जितना 12% से ज्यादा है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ओके जी, ठीक है जी। नितिश, विल चेंज दिस कलर, विल चेंज द कलर but after some time or in the new slide. So आरपीएफ में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन यदि 12% तक है तो एग्जेम्प्ट है। 12% से अधिक आपका एम्प्लॉयर अगर योगदान दे रहा है आपके खाते में तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। और यूआरपीएफ के केस में जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, यहां पर आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। ना ही ये टैक्सेबल है, ना ही ये एग्जेम्प्ट है। नीदर टैक्सेबल नो नॉर एग्जेम्प्ट। ठीक है जी। तो यहां पर आप एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देंगे। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप इग्नोर करें, मुंह फेर लीजिए। ठीक है जी। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात तो हो गई, आइए देखते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आपका खुद का योगदान, जो आपका खुद का योगदान है उसके लिए आपको डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आपको छूट मिलती है। इतने अमाउंट से आपकी जो सैलरी है वो कम हो जाती है, आपकी टोटल इनकम जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको टैक्स पे कम करना पड़ता है। तो एम्प्लॉय का जो योगदान है उसको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। आरपीएफ में भी आपको इस डिडक्शन का फायदा मिलेगा। तो अगर आप एसपीएफ या आरपीएफ में अपना योगदान दे रहे हैं तो आपको 80C में छूट मिल जाती है। सिमिलरली यहां पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो यूआरपीएफ है वहां पर डिडक्शन नहीं मिलती। अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो आप देखिए सबसे ज्यादा अगर हम जो कम एडवांटेजेस हैं वो कहाँ पर हैं। सबसे कम एडवांटेजेस आप देख रहे हैं वी हैव इन यूआरपीएफ, क्योंकि वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर अगली बात हम करते हैं इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट पार्ट की बात करें, एसपीएफ में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट। चाहे एम्प्लॉयर के योगदान के ऊपर इंटरेस्ट हो, चाहे एम्प्लॉय के योगदान के ऊपर इंटरेस्ट हो, दैट इज फुली एग्जेम्प्ट। यहां पर भी एग्जेम्प्ट है पीपीएफ में। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो अगर तो इंटरेस्ट 9.5% तक है, 9.5% पर एनम तक है अगर इंटरेस्ट, तो छूट है। लेकिन यदि इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और यहां पर बात करें तो आपको इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, जस्ट इग्नोर। ओके, लास्ट इज लंप सम।
लंप सम। व्हाट इज लंप सम? लंप सम जो आपको एंड में मिलता है पैसा, सारा जो इकट्ठा पैसा जब आपकी रिटायरमेंट पर या आपकी डेथ पर मिलता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा लंप सम का? यहाँ पर जितना भी पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट है, यहाँ पर भी एग्जेम्प्ट है। थोड़ा सा आरपीएफ और यूआरपीएफ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। वो क्या है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट तो है बट कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। क्या शर्तें हैं? एग्जेम्प्ट तब होगा जब जो एम्प्लॉई है उसने कॉन्टिन्यूअस 5 इयर्स की सर्विस करी है। कॉन्टिन्यूअस 5 साल की यदि सर्विस करी है तो उसको जितना भी लमसम मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा, यदि उसने 5 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस नहीं करी, उसकी नौकरी छूट गई ड्यू टू इल हेल्थ, उसके बीमार स्वास्थ्य की वजह से, वो बीमार रहता था उसके बुरे स्वास्थ्य की वजह से, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस। भाई एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती है? एम्प्लॉय को थोड़े ना सजा मिलनी चाहिए। सो यदि बीमार हालत की वजह से या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद होने की वजह से अगर उसकी नौकरी छूट जाती है तो वहां पर भी अगर उसको कोई लमसम मिलता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा है कि यदि उसने री एम्प्लॉयमेंट ले ली, देखिए वी आर शॉर्ट ऑफ स्पेस हेयर, एक काम करते हैं, ये जो शर्तें हैं ये हम यहाँ पर लिखते हैं, ये स्टार मार्क करके ये शर्तें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो आरपीएफ में एग्जेम्पशन कब मिलेगी? जब ये शर्तें पूरी हो रही हैं। और शर्तें क्या हैं? यदि उसने कॉन्टिन्यूअस सर्विस करी है, कॉन्टिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 इयर्स, तो जो लास्ट में जमा हुआ बैलेंस उसको मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, यदि उसकी नौकरी छूट गई इल हेल्थ की वजह से या फिर उसका जो एम्प्लॉयर है वो बिजनेस बंद कर देता है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, ऐसे में अगर उसको लास्ट में कोई बैलेंस मिल रहा है दैट इज टैक्स फ्री। एंड यदि उसकी री एम्प्लॉयमेंट हो रही है, री एम्प्लॉयमेंट मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पर, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, और ऐसे में जो उसका आरपीएफ का बैलेंस था उस एम्प्लॉय के पास, उस एम्प्लॉयर के पास वो ट्रांसफर हो जाता है टू द आरपीएफ ऑफ न्यू एम्प्लॉयर। जो ओल्ड एम्प्लॉयर का आरपीएफ था वो ट्रांसफर हो जाता है टू द आरपीएफ ऑफ न्यू एम्प्लॉयर। वो अपना आरपीएफ बंद नहीं करवा रहा, वो अपना अकाउंट ओल्ड एम्प्लॉयर से न्यू एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करवा लेता है। ऐसे में जो लास्ट में उसको पैसा मिलेगा उसके ऊपर उसको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। ये शर्तें हैं बेटा आरपीएफ की। अब यदि हम बात करें यूआरपीएफ, यूआरपीएफ में क्या है?
देखिए यूआरपीएफ या फिर अगर हम चारों की बात करें, जो एंड में एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है उसमें क्या कुछ होगा, उसमें क्या कुछ होगा, जो एंड में आपको जमा हुआ बैलेंस मिलता है उसमें एक तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी, एक एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी, उसमें कुछ इंटरेस्ट का हिस्सा भी होगा। ये जो इंटरेस्ट है कुछ तो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट होगा, कुछ एम्प्लॉय के योगदान वाला इंटरेस्ट होगा, है ना जी। ये चार चीजें होंगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये चार चीजें होंगी। अब यूआरपीएफ के केस में जो आपको लमसम मिलेगा उसमें आपको क्या करना है, ये मैं आपका पॉइंट यहां पर लिख रही हूं, हेयर। ठीक है जी। देखिए जो तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, उस जमा बैलेंस में जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी उसके ऊपर तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, दैट इज एग्जेम्प्ट। इस लमसम में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल है और आप इसको दिखाएंगे अदर सोर्सेज में। कहाँ दिखाएंगे? अदर सोर्सेज में। इस लंपसम के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर द हेड सैलरीज। और जो इंटरेस्ट होगा ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया, जो लास्ट में आपको लमसम मिलता है उस लमसम में आपकी चार चीजें होती हैं, एम्प्लॉयर का योगदान, एम्प्लॉय का योगदान, एम्प्लॉयर के योगदान के ऊपर इंटरेस्ट और एम्प्लॉय के योगदान के ऊपर इंटरेस्ट। अगर हम एसपीएफ, आरपीएफ और पीपीएफ की बात करें दैट इज एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर हम यूआरपीएफ की बात करें तो वहां पर आपको लमसम को आपको तोड़ के देखना पड़ेगा, आपको लमसम को तोड़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इस लमसम में, इस जमा बैलेंस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना था, उसके ऊपर तो आपको टैक्स पे नहीं करना। फिर आप देखें कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट कितना था, उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे अदर सोर्सेज के अंडर। फिर आप उसको खंगालें और देखें कि उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे अंडर द हेड सैलरीज। और लास्टली आप देखें कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट कितना था, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर भी आप टैक्स लगाएंगे अंडर द हेड सैलरीज। अब यहां पर हमने ये बात करी है 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी, यहां पर ये सैलरी की बात करी है। अब सैलरी का मीनिंग क्या है ये देखना पड़ेगा कि एसपीएफ सॉरी आरपीएफ में सैलरी का मीनिंग क्या है। हाँ जी, क्या आप मुझे बताएंगे एचआरए में सैलरी का मीनिंग क्या था? सैलरी का मीनिंग एचआरए में क्या था? मीनिंग ऑफ सैलरी एचआरए। Okay, Ritesh, I have changed the color for you. Please write in the chat box what is the meaning of salary for HRA. Actual HRA received. Deepika, is that so?
मीनिंग ऑफ सैलरी था बेटा आपका 3 स्टार। वो 3 स्टार क्या थे? वो 3 स्टार क्या थे? 3 स्टार थे बेसिक, डीए, एंटर एंड कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। यही था, यही आपका यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है जी। जब आप 12% ऑफ सैलरी की बात करेंगे तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आप क्या लेंगे? 3 स्टार लेंगे। और ये 3 स्टार क्या है? बेसिक, डीए एंड कमीशन। दिस इज व्हाट वी हैव इन प्रोविडेंट फंड। ये है आपका कंप्लीट चार्ट प्रोविडेंट फंड का। चलिए जी, इसके बाद आपका एक आता है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। सुपर एन्युएशन फंड एक तरह से पेंशन फंड होता है। जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको इस फंड में से पेंशन देता जाता है। ये सुपर एन्युएशन फंड में भी जैसे आरपीएफ में आप कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, वैसे सुपर एन्युएशन फंड में भी आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। सो ये रहा आपका सुपर एन्युएशन फंड। यहाँ पर क्या क्या जाएगा? जैसे प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता था, यहाँ पर भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाएगा। एम्प्लॉयर कुछ अपना योगदान देगा, कुछ एम्प्लॉई अपना योगदान देगा। ये फंड बन जाएगा और इस फंड में से आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा। दिस इज सुपर एन्युएशन फंड। यहाँ पर ये जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, अगर आप इसमें कुछ पैसा डालते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। आपकी टैक्सेबल इनकम इतने से कम हो जाती है और आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। और कितने की डिडक्शन मिलती है? 1,50,000 मैक्सिमम। 1,50,000 की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल सकती है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।